शरीफ गुंडा अध्याय 20। युग शेखर ने अभय को देखकर कार रोक दी। अभय कार में सवार होते ही बोला, मेरे तो कर्म फूटे थे जो मैं जासूसी के धंधे में फंसा। महानुभाव, यह भी कोई ऑफिस जाने का समय है? आपको समय का ध्यान नहीं। रात का 10 बज रहा है। प्यारे कबूतर, 10 बजा है, रात के 2-3 तो नहीं। युग शेखर कार ड्राइव करते हुए आगे देखते हुए बोला, आपकी कृपा दृष्टि रही तो रात का 2 भी बज जाएगा। अभय की इस एक्टिंग पर युग शेखर मुस्कुराए बिना न रह सका। लगभग 10 मिनट बाद दोनों ऑफिस के पास थे। रिसीवर, क्या मैं यह पूछ सकने की दुस्साहस कर सकता हूं कि आपको इतनी रात को ऑफिस जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी नाइट ड्यूटी लगानी है। क्या नाइट ड्यूटी? कर्नल साहब, जान से मारना है तो ऐसे ही मार दो। भरी जवानी में नाइट ड्यूटी करूंगा, दिन में ड्यूटी करूंगा तो मेरी अंशु का क्या होगा? अभय उदास सा बोला, तुम्हारी अंशु जाए अरे यह क्या? ऑफिस का लॉक तो खुला हुआ है। युग शेखर ने अपनी चाबी जब डोर के की होल में डाली और घुमाया तो चौंक पड़ा। क्या? लेकिन लॉक तो मैंने खुद जांच किया था। अब चौंकने की बारी अभय की थी। युग शेखर डोर खोलकर आगे बढ़ा। पीछे पीछे अभय भी लपका। प्यारे मजनू, आजकल तुम प्यार में इतना खोए रहते हो कि लाइट ऑफ करना भी भूल जाते हो। युग शेखर ने अभय को डांटा। लेकिन मैं तो मेन स्विच ऑफ करके गया था। आज ऑफिस बॉय पहले चला गया था, इसलिए ये सब मैंने खुद अपने हाथों से किया था। अभय दिमाग पर जोर देते हुए बोला। तो क्या पड़ोसी ने दरवाजा खोला और लाइटें ऑन कर दिया? युग शेखर ने अभय का मजाक बनाया। मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम? अभय कंधा उचकाते हुए लापरवाही से बोला। तभी ऑफिस में रखे फोन की घंटी बजी। दोनों एक साथ चौंक पड़े। इस समय कौन हो सकता है? युग शेखर बुदबुदाते हुए फोन की तरफ बढ़ा और क्रेडल से रिसीवर उठाया और माउथ पीस को मुंह के पास रखकर बोला, सिक्स्थ सेंस इन्वेस्टिगेशन। मैं बोल रहा हूं। एयरपोर्ट पे घड़घड़ाती हुई आवाज आई। कौन? अजीब आदमी हो यार। मेरे बारे में जानकारी जुटाने के लिए तुम नैशा, खुशबू, रसिक रंजन पायल के पास गए और मुझे ही पहचानने से इनकार कर रहे हो? आवाज में घरघराहट थी, लेकिन बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। व्हाट? युग शेखर के चेहरे ने एक पल में कई रंग बदले। मिस्टर जासूस, अपने कान के ऊपर के बालों को हटाकर सुनो। अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो इस केस को छोड़ दो, क्योंकि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। छोड़ दोगे तो केस ना सॉल्व करने की बदनामी से बच पाओगे। कौन हो तुम? युग शेखर ने पूछा। अपना बाप समझ सकते हो। मैं अपनी दुनिया का बादशाह हूँ, काली दुनिया का बादशाह। बाकी बातें तुम्हारे केबिन के टेबल पे पड़े तुम्हारी डायरी में लिख कर दिया है। याद रखना, तुम मुझे पकड़ना तो दूर, मेरे बारे में सोच भी नहीं पाओगे। केस से पीछे हट जाओ, वरना। दूसरी तरफ से फोन कट कर दिया गया। युग शेखर ने कॉलर आईडी पर निगाहें डाली। वह चौंक पड़ा। कॉलर आईडी पर उसके घर का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। युग शेखर का दिमाग घूमने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। किसका फोन था? अभय ने उत्सुकतावश पूछा। उसी अज्ञात फोनकर्ता का जो खुशबू को परेशान कर रहा है। मैं उसका कॉल ट्रेस करूं? अभय ने पूछा। जरूरत नहीं। क्यों?
क्योंकि वह मेरे फ्लैट से बोल रहा था। युगशेखर आराम से बोला। क्या? अभय लगभग उछल पड़ा। उसने हैरानी से युगशेखर की तरफ देखा। कोई फायदा नहीं, अब तक वो फ्लैट से निकल गया होगा। श्रीनु भी छुट्टी पर है, वह शायद 2 दिन बाद आने वाला है, इसलिए फ्लैट इस वक्त बिल्कुल खाली है। कहते हुए युगशेखर ने रिसीवर रखा और टेबल की तरफ मुड़ा जहां उसका डायरी रखा हुआ था। युगशेखर ने झपटते हुए डायरी उठाई और डायरी के बीचों बीच फोल्ड करके रखे कागज को निकाला। कागज की तहों को खोला और पढ़ने लगा। अभय भी आगे बढ़ा और पत्र को पढ़ने लगा। माय डियर हाजमौला, हाजमौला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को मैं खाना हजम करने के लिए जब टहलने निकलता हूँ तब मारता हूँ। मतलब तुम्हारे जैसे लोग मेरे खाना पचाने के काम आते हैं। कत्ल करना मेरा पेशा ही नहीं बल्कि मेरा ईमान, धर्म, कर्म, मतलब सब कुछ है। मुझे मालूम है कि तुम जरूरत से ज़्यादा तेज तर्रार हो। मैं एक कातिल हूँ और खुशबू का कत्ल भी मेरे हाथ से ही होगा। एक कातिल होने के नाते मुझे मालूम है कि हर कत्ल में कातिल कोई न कोई सुराग छोड़ देता है, लेकिन खुशबू के कत्ल में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी नज़र हर पल तुम्हारे ऊपर है। मेरी शक्ति का अंदाज़ा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आया, इतनी देर बैठा और तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल किया और अब मैं तुम्हारे फ्लैट पे जा रहा हूँ। मैं चाहता तो तुम्हारे ऑफिस में बम भी प्लांट कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं बाद में तुम्हें मौका नहीं दूंगा। शरीफ गुंडा। युगशेखर और अभय ने पत्र को 3-3 बार पढ़ा। पत्र पढ़ते हुए युगशेखर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कुछ मिनट लगे उसे अपने आप को संयम करने में। महाराज, इस बार तो अखाड़े में कोई दिग्गज पहलवान है, उसको पटकनी देना इतना आसान न होगा। वह तो पहले से ही चैलेंज दे रहा है। अभय अपनी आंखें गोल गोल नचाता हुआ बोला। तुम ठीक कह रहे हो मंत्री, बहुत ही बड़े शातिर से पाला पड़ा है। देखो, गौर से देखो इस लिखावट को। ऐसा लगता है किसी दूसरी कक्षा के विद्यार्थी ने लिखी हो। वो जो भी है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यह पत्र हमारे काम आएगा, इसे संभाल कर रख दो। युगशेखर का दिमाग तेज गति से काम कर रहा था। अभय ने पत्र ले लिया। युगशेखर अपने चेयर पर बैठ गया और उसने फ़ोन को अपनी तरफ खींचा और स्पीकर का बटन ऑन करके रीडायल का बटन दबा दिया। फ़ोन को रिसीव किया गया। हेलो, अंजुमन इस्लामिया है? केबिन में एक भारी भरकम आवाज गूंजी। जी, मैं सेठ दीनानाथ पित्तलवाला बोल रहा हूँ। मुझे सोमनाथ चांदी वाले से बात करनी है। युगशेखर आवाज बदलता हुआ बोला। जनाब, रॉन्ग नंबर है, यहाँ कोई चांदी वाला नहीं रहता। कहते हुए फ़ोन कट कर दिया गया। अंजुमन इस्लामिया? युगशेखर बड़बड़ाया। यह मियाँ कौन हुए गुरु? यह जो भी है, धमकी देने वाले से इनका गहरा ताल्लुक है। मास्टर जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। कहो प्यारे। धमकी देने वाला आपको लल्लू बना रहा है। उसने पत्र में लिखा है कि उसने यहाँ से फ़ोन किया। वह जानता था कि आप रीडायल करके बात करेंगे, जो कि आपने किया भी। वो चाहता था कि आप अंजुमन इस्लामिया पे शक करें और आप कर भी रहे हैं। अभय थ्योरी को सॉल्व करता हुआ बोला। वाकई मेरे आर्यभट्ट, तुम्हारे दिमाग के कीड़े तो बड़े दुरुस्त हो गए हैं। तुम्हें देखकर तो मुझे वो कहावत याद आ रही है कि गुड़ गुड़ ही रह गया और चेला चीनी हो गया। सब आपकी संगत का असर है। अभय सीना चौड़ा करता हुआ बोला।
प्यारे अशफाक मियाँ, तुम्हारे गोल मटोल भेजे में जो बात आई वो मेरे भेजे की खिड़की में भी घुसी थी। लेकिन जरा सोचो, धमकी देने वाले ने अंजुमन इस्लामिया का फ़ोन नंबर ही डायल क्यों किया, किसी और का क्यों नहीं? इसका मतलब तो यह है कि अगर धमकी देने वाला किसी को भी फ़ोन करता, आपका सवाल यही होता है कि इसे ही क्यों, औरों को क्यों नहीं। सीधा साधा उत्तर है कि धमकी देने वाला शक की सुई को अंजुमन इस्लामिया की तरफ मोड़ना चाहता है। करेक्ट, तुम बिल्कुल करेक्ट हो। मतलब कोई ना कोई लिंक तो है, या तो अंजुमन इस्लामिया इसमें शामिल है या फिर धमकी देने वाला उसे फंसाना चाहता है। दोनों ही सूरत में धमकी देने वाले का लिंक अंजुमन इस्लामिया से तो है। युगशेखर ने अभय को देखा, जो उसे ही टकटकी लगाए देख रहा था, और बोला, इस अंजुमन इस्लामिया का कुछ तो रोल है। यह रचना के पापा का बिजनेस पार्टनर है, और मत बोलो, हमारी संदिग्ध लिस्ट में रचना भी है। इसलिए आज रात से ही तुम अंजुमन इस्लामिया पर नज़र रखो। इसके बारे में तुम्हें रचना के घर से कुछ सुराग मिलेगा। वह वहाँ आता जाता जरूर होगा। तुम रचना की भी रिपोर्ट मुझे दो, जैसा मैंने तुमसे कहा था। प्रभु, मेरे पेट में गीदड़ लोमड़ी उछल कूद कर रहे हैं। प्लीज चलिए, इससे पहले कि सब होटल वाले सो जाएं। अभय पेट पर दाहिना हाथ फेरता हुआ बोला, एक काम करना, ऑफिस टीम को इन्फॉर्म कर देना, मैं कल ठीक 12 बजे दिन में ऑफिस में सबसे मिलना चाहता हूं। युगशेखर ने कहा तो अभय ने सिर हिला दिया। ठीक है, चलो पहले डिनर ही कर लेते हैं। हाँ, बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाना तो होता ही है। अभय बुदबुदाया, जिसे युगशेखर ने सुना, लेकिन वह बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ गया और ऑफिस को बंद करने लगा। अभय भी हाथ बटाने लगा। ऑफिस बंद करके दोनों कार में सवार होकर होटल मूनलाइट की तरफ बढ़े। ट्रैफिक इस वक्त भी ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं लग सका कि एक काली कार लगातार उनका पीछा कर रही है। धन्यवाद।